हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। आज के टॉपिक में हम देखेंगे मेजर अमेंडमेंट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो भी इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हुई हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो ये आपकी अमेंडमेंट्स हैं ये पेपर में अक्सर पूछी जाती हैं, तो ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस लेक्चर का PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। सो लेट्स बिगिन द सेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951। तो जो आपकी ये पहली अमेंडमेंट हुई थी ये कौन सी ईयर में देखने को मिली थी? 1951 में। इसके अंदर ऐड किया गया था 9th शेड्यूल, ठीक है। और इसके अंदर क्या किया गया था, देखिए जो हमारे पास पहले जो कितने शेड्यूल्स थे, 8 थे। तो उसके बाद आपका आया 9th, फिर 10th आएगा, फिर 11th आएगा, फिर 12th आएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट 1952। इसमें क्या हुआ था, द स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द लोकसभा वॉज रीएडजस्टेड स्टेटिंग दैट वन मेंबर कैन रिप्रेजेंट इवन मोर देन 7.5 लाख पीपल। तो इसके अंदर इन्होंने क्या किया था, जो रिप्रेजेंटेशन होती है लोकसभा में उसे रीएडजस्ट किया था। तो ये वैसे आपकी इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है ये अमेंडमेंट, ये वाली अमेंडमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और पेपर में बहुत बार पूछी गई है। ये है आपकी 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 में ये आया था। तो इसके अंदर क्या बताया गया था, द प्रोविजन ऑफ हैविंग अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड। तो इसमें ये था कि एक जो हाई कोर्ट है वो 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के लिए हम उसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपकी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ये पंजाब के केसेस भी देखेगा और हरियाणा के भी देखेगा। तो इसमें आपके लिए ये चीज़ आपको याद रखनी है। बात करें 10th अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1961 में हुई है, इसमें क्या बताया गया है, दादर नगर एंड हवेली इनकॉर्पोरेटेड इन द यूनियन ऑफ इंडिया एज ए यूटी। तो इन्हें क्या किया गया था, डिक्लेयर यूटी किया गया था, ठीक है, यूटी डिक्लेयर किया गया था। बात करते हैं 12th अमेंडमेंट की, तो ये हुई है आपकी 1962 में। इसमें क्या बात की गई है, गोवा दमन एंड दीव इनकॉर्पोरेटेड इन इंडियन यूनियन एज अ यूटी। तो ये भी सेम है। 13th अमेंडमेंट की बात करें तो इसमें नागालैंड को फॉर्म किया गया था विद स्पेशल स्टेटस। इसे स्पेशल स्टेटस दिया गया था अंडर विच आर्टिकल, तो वे है आपका 371A। 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967 की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इंट्रोड्यूस ऐड की गई थी आपकी सिंधी लैंग्वेज, किसके अंदर, 8th शेड्यूल के अंदर, ठीक है। क्योंकि 8th शेड्यूल के अंदर किसके बारे में बात की गई है, लैंग्वेजेस के बारे में। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पे इसके अंदर सिर्फ 14 लैंग्वेजेस थी, लेकिन एट प्रेजेंट कितनी है, 22। बात करें 31st अमेंडमेंट एक्ट 1972 की, तो इसमें जो लोकसभा सीट्स है इसे इंक्रीज़ किया गया था 525 से 545। 35th अमेंडमेंट एक्ट 1974 की बात करें तो इसमें जो सिक्किम है इसे क्या स्टेटस दिया गया था, एसोसिएट स्टेट का स्टेटस दिया गया था। और उसके बाद जो 36th अमेंडमेंट आई थी, सिक्किम को क्या बना दिया था, फुल फ्लेज स्टेट बना दिया था इंडिया की। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें बहुत बार इसे पूछा गया है 36th अमेंडमेंट के बारे में। बात करें अगर हम 42nd अमेंडमेंट की, तो इसे कहा जाता है क्या, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले थे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। जैसे कि इसमें क्या किया गया था, अटेम्प्टेड टू रिड्यूस द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। इसी अमेंडमेंट के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड ऑन किया गया था, जो आपकी प्रियम्बल के अंदर सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटेग्रिटी, ये तीनों वर्ड्स इसी के अंदर ऐड किए गए थे। 42nd अमेंडमेंट जो कि 1976 में हुई थी। तो अब हम देखते हैं चेंजेस इन प्रोविजंस बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट। तो देखिए जैसे प्रियम्बल के अंदर क्या चेंज आया था, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटेग्रिटी वर्ड को ऐड किया गया था। 7th शेड्यूल के अंदर क्या चेंज आया था, इसमें इन्होंने जो ट्रांसफ़र किए थे 5 सब्जेक्ट्स फ्रॉम द स्टेट लिस्ट टू कॉन्करेंट लिस्ट। तो जो 5 सब्जेक्ट्स हैं उन्हें शिफ्ट किया गया था स्टेट से कहाँ पे, कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर। और वे 5 सब्जेक्ट कौन से हैं, तो वे है आपका एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट एंड मेजर्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स
एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बात करें आर्टिकल 51A को इसमें इंसर्ट किया गया था, जिसके अंदर के 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था, और किसकी रिकमेंडेशन से किया गया था, तो वे किया गया था स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन से। तो इसके अंदर आपके क्वेश्चन क्या बनेंगे, एक आपको पता होना चाहिए जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये कौन से आर्टिकल में आती हैं, तो ये आती हैं आर्टिकल 51A के अंदर, और किसकी रिकमेंडेशन से जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उसे ऐड किया गया था, तो वे किया गया था स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन से। बात करें अगर हम पार्लियामेंट की, तो इसके अंदर ये पॉइंट्स देख लेते हैं। मेड प्रेसिडेंट बाउंड टू द एडवाइस ऑफ कैबिनेट, इसके अंदर क्या किया गया था, जो प्रेसिडेंट है उनको जो कैबिनेट की एडवाइस है वह उनको माननी पड़नी थी। सेकेंड पॉइंट में ये था कि अलाउड सेंटर टू डिप्लॉय सेंट्रल फोर्सेस इन द स्टेट टू डील विद द कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। थर्ड में क्या बताया गया है, इन्होंने स्पेशल डिस्क्रिशनरी पावर्स दी थी, किसको, स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड प्राइम मिनिस्टर को। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वर गिवन प्रेसिडेंस ओवर फंडामेंटल राइट्स, तो इसमें क्या किया गया था इस अमेंडमेंट में कि जो डीपीएसपी को क्या दिया गया था, प्रेसिडेंस दिया गया था फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिली थी 42nd अमेंडमेंट 1976 के अंदर, ठीक है। और क्या किया गया था, जुडिशियल पावर्स ऑफ हाई कोर्ट की बात करें तो इन्होंने कर्टेल कर दिया था जुडिशियल रिव्यू पावर ऑफ हाई कोर्ट को। आर्टिकल 323A एंड 323B और पार्ट 14A, इसमें क्या किया था कि पार्ट 14A को ऐड किया था, जिसे कि हम क्या कहते हैं, ट्रिब्यूनल्स डीलिंग विद एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स एंड ट्रिब्यूनल्स फॉर अदर मैटर्स। तो बेसिकली जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं इनका काम क्या होता है कि इन्हें जो कुछ डिस्प्यूट्स होते हैं उन्हें क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। जैसे कि कौन से मैटर्स हो गए, टैक्सेशन हो गया, फॉरेन एक्सचेंज, इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट हो गया, इंडस्ट्रियल एंड लेबर, लैंड रिफॉर्म्स। तो जैसे कि कोर्ट के ऊपर ज़्यादा बर्डन ना पड़े तो उसके लिए ट्रिब्यूनल्स को ऐड ऑन किया गया था। अगर हम बात करें आर्टिकल 323A की, तो ये डील करेगा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, और जो 323B है ये डील करेगा किसके साथ, ट्रिब्यूनल फॉर अदर मैटर्स के साथ, ठीक है। अब हम बात करते हैं, इसके अंदर आपके ऐड किए गई थी डीपीएसपी के अंदर 3 नई डीपीएसपी को ऐड किया गया था। कौन कौन सी किया गया था, तो वे किया गया था आर्टिकल 39 के अंदर टू सिक्योर अपॉर्चुनिटी फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, आर्टिकल 39A के अंदर टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू पुअर। तो जैसे किसी पुअर को अपने केस को लड़ना है तो उन्हें क्या प्रोवाइड किया जाएगा, फ्री लीगल एड, मतलब उन्हें फ्री एक लॉयर प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें आर्टिकल 43A के अंडर क्या ऐड किया गया था, टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रीज। और 48A के अंदर किसे ऐड किया गया था, हमें प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करना है किसे, इन्वायरमेंट एंड सेफगार्ड करना है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को। अब हम बात करते हैं 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1955। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार पूछा गया है। इसके अंदर ऐड किया गया था किसके अंदर, इसे 10th शेड्यूल के अंदर। पहला पॉइंट इसमें ये पूछा जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर किसके बारे में बताया गया है, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। तो बेसिकली जो एंटी डिफेक्शन लॉ है ये क्या करता है, ये पनिश करता है किसे, जो MP MLAs होते हैं जो अपनी एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाते हैं, ठीक है। और ये किस लिए लाया गया था, ताकि गवर्नमेंट के अंदर स्टेबिलिटी लाई जाए। जो 10th शेड्यूल है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एंटी डिफेक्शन एक्ट कहलाता है, और ये आपका ऐड किया गया था कब, 1985 के अंदर। और इसके अंदर क्या बताया गया है, प्रोविजंस दिए गए हैं फॉर द डिसक्वालिफिकेशन ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक है, जो अपनी पार्टी को चेंज कर लेते हैं। तो इसमें इसके बारे में बताया गया है। बात करें 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989 में जो हुई थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हुआ था, जो वोटिंग एज है उसे डिक्रीज़ किया गया था। पहले 21 हुआ करती थी वोटिंग एज, और उसे डिक्रीज़ करके कर दी थी 18, ठीक है, फॉर बोथ लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस के लिए, ठीक है।
अब बात करते हैं 65th अमेंडमेंट एक्ट 1990। इसके अंदर क्या किया गया था, जो मल्टी मेंबर नेशनल कमीशन था SC/ST का इस्टेब्लिश किया गया था एंड द ऑफिस ऑफ स्पेशल ऑफिसर फॉर SC एंड ST वॉज रिमूव्ड। तो इसके लिए जो स्पेशल ऑफिसर नियुक्त किए गए थे उन्हें रिमूव किया गया था। आपका नेशनल कमीशन फॉर SC और नेशनल कमीशन फॉर ST बनाया गया था। 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991 में क्या हुआ था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो आपकी यूटी दिल्ली है इसे दिया गया था स्पेशल स्टेटस, किसका, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली का, NCT का। इसके अंदर 70 मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली होगी और जो 7 मेंबर रहेंगे वे किस में रहेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। अब बात करते हैं 71st अमेंडमेंट 1992। तो जो आपकी 71st अमेंडमेंट देखने को मिली है इसके अंदर ऐड किया गया था कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली लैंग्वेज को, किसके अंदर, 8th शेड्यूल के अंदर। और इसमें जो आपकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी हो गई थी, 18। अब बात करते हैं 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें किसके बारे में बात की गई है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो इसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। कौन सा पार्ट था इसका, तो ये आता है 9th पार्ट में और 11th शेड्यूल को ऐड किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। 74th अमेंडमेंट हुई थी आपकी 1992 में। इसमें बात की जाती है अर्बन लोकल बॉडीज़ की, जिसे कि हम क्या कहते हैं, म्यूनसिपैलिटीज़। इन्हें भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया गया था और पार्ट 9A और 12th शेड्यूल ऐड किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अब हम बात करते हैं 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002। इसके अंदर क्या किया गया था, जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उसे बनाया गया था फंडामेंटल राइट और ये फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी किन्हें, वो बच्चे जिनकी एज 6 to 14 ईयर्स के बीच में है। अ न्यू फंडामेंटल ड्यूटी अंडर आर्टिकल 51A वॉज एडिड। तो इसी अमेंडमेंट के अंदर एक नई फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया था, कौन सी, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज पेरेंट और गार्डियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स। तो इसके अंदर क्या बताया गया है कि यह हर एक सिटीजन की ड्यूटी बनती है कि वह अपने बच्चे को क्या करे, जिनकी एज 16 to 14 ईयर्स तक की है उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करे। ठीक है, अब बात करते हैं 92nd अमेंडमेंट जो कि आई है आपकी 2003 में। इसमें देखने को क्या मिला है, बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथली ये सब लैंग्वेजेस को ऐड किया गया था 8th शेड्यूल के अंदर। और अभी एट प्रेजेंट हमारे पास कितनी लैंग्वेजेस हैं, तो वे हैं 22 जो कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। अब बात करते हैं 97th अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2011 में आया है। इसमें बात की गई है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की, इन्हें दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इस अमेंडमेंट के अंदर। तो इसमें क्या बताया गया है, जैसे कि आर्टिकल 19 में बताया गया है, राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज मेड अ फंडामेंटल राइट। न्यू DPSP टू प्रमोट कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो कि आपका DPSP कौन से में आता है, आर्टिकल 43B के अंदर। अ न्यू पार्ट 9B और एक नया पार्ट ऐड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिसके अंदर बताया गया है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में, तो वह है आपका 9th B। अब बात करते हैं 101 अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2016 में आई है। इसके अंदर बात की जाती है GST की जो कि है आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स। 102nd अमेंडमेंट की बात करें तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ग्रांट दिया प्रोवाइड किया गया है किसे, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को। 103 अमेंडमेंट की बात करें जो कि 2019 में आया है, इसके अंदर जो 10% रिजर्वेशन दी गई है किन्हें दी गई है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को। 104th अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2020 में आया है, इसमें क्या देखने को मिला, इन्होंने एक्सटेंड करी है डेडलाइन फॉर द सेसेशन ऑफ सीट्स फॉर SC एंड STs इन द लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज फ्रॉम 70 ईयर्स टू 80। तो जो SC STs की जो सीट्स हैं उन्हें क्या करा है, इन्होंने एक्सटेंड कर दिया है और साथ में रिमूव कर दी हैं जो रिजर्व्ड सीट्स थी किसके लिए, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए जो कि लोकसभा और स्टेट असेंबली में देखने को मिलती थी। तो जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की जो सीट्स रिजर्व थी वो तो इन्होंने ख़त्म कर दी, लेकिन जो SC और ST है इनकी क्या कर दी, एक्सटेंड कर दी। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस।
तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो कौन सा आर्टिकल है वे, तो वे देखने को मिलेगा आपको ऑप्शन सी आर्टिकल 368। क्वेश्चन नंबर 2 इज इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट गोवा वॉज मेड अ फुल फ्लेज स्टेट विद अ स्टेट असेंबली। तो कौन से आर्टिकल में ये देखने को मिलेगा, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी दैट इज 56 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1987। अब बात करते हैं क्वेश्चन 3 की। इसमें क्या पूछा गया है, इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एन अथॉरिटेटिव टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी वॉज प्रोवाइडेड टू द पीपल ऑफ इंडिया बाय द प्रेसिडेंट। तो कौन से आर्टिकल के अंडर ये प्रोवाइड किया गया है, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी दैट इज 58th अमेंडमेंट 1987। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइडेड reservation in admission in private unaided educational institution for the students belonging to scheduled caste, tribes and other backward classes। तो कौन से आपको अमेंडमेंट में देखने को मिलेगी ये चीज़, तो ये आई थी आपकी 93rd अमेंडमेंट जो कि 2005 में हुई थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रिड्यूस द वोटिंग राइट फ्रॉम द 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स। तो कौन सा राइट है, तो ये है आपका, ये आपको कौन सा अमेंडमेंट है, तो ये है आपकी 61st अमेंडमेंट। और कब हुई थी ये, 1988 में। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। अब बात करते हैं क्वेश्चन 6 की। इसमें क्या पूछा गया है, अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 4 लैंग्वेजेस बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथली आर एडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन सी अमेंडमेंट में ये चारों लैंग्वेजेस को ऐड किया गया था, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी दैट इज 92nd अमेंडमेंट जो कि 2003 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट वॉज पास्ड ड्यूरिंग द इमरजेंसी। तो कौन सी अमेंडमेंट को पास किया गया था, तो ये किया गया था 42nd अमेंडमेंट को जो कि हुई थी 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट द टर्म ऑफ लोकसभा इंक्रीज्ड फ्रॉम 5 to 6 ईयर्स। तो कौन सी अमेंडमेंट में देखने को मिला था कि जो लोकसभा की टर्म है उसे इंक्रीज किया गया था 5 से 6 साल। तो ये देखने को मिला था 42nd अमेंडमेंट, क्योंकि इस टाइम पे क्या थी आपकी इमरजेंसी। अब बात करते हैं 9th क्वेश्चन की। तो इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो इसमें कौन सा पॉइंट ट्रू है, तो आपने ये बताना है। तो पहली बात की गई है प्रेसिडेंट्स टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ओवर फंडामेंटल राइट्स, तो ये हमने देखा था उसमें, तो ये ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंक्लूडेड, तो ये भी ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट शुड नॉट बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट, तो ये भी ठीक है। तो इसमें ये चारों के तीनों पॉइंट्स ठीक हैं, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट मेक द राइट टू एजुकेशन एज द फंडामेंटल राइट टू ऑल चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स बाय इंसर्टिंग आर्टिकल 21A टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कौन सी अमेंडमेंट में देखने को मिला था, तो ये देखने को मिला था आपको 86th अमेंडमेंट में। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। और ये कौन से ईयर में आई थी, तो ये आई थी आपकी 2002 में। तो यहाँ पे ये हमारा आज का सेशन ख़त्म होता है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच।